बता सकता हूँ कि मैं भी फॉलो करता हूँ और मुझे लगता है हर कोई व्यक्ति फॉलो करता हो कि जैसे मान लीजिए आप कोई विषय चुनते हैं तो उस विषय की क्या संभावना है, उसमें कितना कैसा काम रिसर्च आप कर सकते हैं या कैसे आप एक अच्छा लेख लिखने की उसमें संभावना है, पहले तो आप ये देखते हैं। क्योंकि कई बार अगर आपने ऐसा विषय चुना जिसमें उतनी संभावना नहीं तो आप चाहे जितना मेहनत करें अच्छा लेख नहीं बन पाएंगे। कि अगर रेत में आप खेती करेंगे तो फसल नहीं लहराएगी। पहला काम तो मुझे लगता है चाहे आप पीएचडी का विषय चुने या कोई किसी लेख के बारे में कोई विषय चुने, उसको आपको देखना चाहिए कि इसमें क्या गुंजाइश है। काव्यशास्त्र की हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अपने यहाँ है ना कि भाई मिट्टी में घड़े की संभावना अंतर्निहित है। तो आप अगर ये चीज देखते हैं कि इस विषय में एक घड़ा रूपी लेख बनने की संभावना है तो उसको आप उस पर आप काम कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत मेहनत करेंगे तब भी खोदा पहाड़ निकली चुईया कुछ खास नहीं निकलेगा, तो फिर आप उस पर अपनी मेहनत मत कीजिए। ये मेहनत भी आप करें कुछ खास निकले भी नहीं। तो एक चीज तो मुझे लगता है कि ये ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि कई बार कुछ विषय ऐसे होते हैं कि उसमें इतना ज्यादा लिखा जा चुका होता है कि कुछ नया कर पाने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है ना। अब जैसे मान लीजिए प्रेमचंद है, तो प्रेमचंद पर इतना लिखा गया है, मैंने भी लिखा है, पता नहीं कितने लोगों ने लिखा है, कि उसमें नया कुछ कर पाने की संभावना बहुत कम है। या कम से कम रिसर्चर्स के लिए एक उम्र तक तो बहुत कम है। मतलब आप 30-40 साल के हो जाएं तब हो सकता है कि इंटरप्रिटेशन के लेवल पर आपको कुछ नई संभावनाएं दिखेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा विषय चुनना चाहिए जिस पर ज्यादा काम ना हो, जहाँ एक ही फावड़ा मारिए और सोना निकलने लगे जाए। कम मेहनत से ज्यादा निकलने की जहाँ पर संभावना हो, जहाँ उस क्षेत्र में जहाँ ज्यादा काम ना हुआ हो, उस पर अगर आप पीएचडी करते हैं या कोई लेख लिखते हैं तो उसमें आप कम मेहनत से भी ज्यादा बड़ी चीज निकाल सकते हैं। क्योंकि दो चीजें हैं, चाहे वो लेख हो चाहे वो पीएचडी हो, दोनों पर लागू होती है मुझे लगता है। एक तो ये कि जहां पर आप कुछ नए तथ्य सामने ले आते हैं, कुछ नई सूचनाएं जानकारियां सामने ले आते हैं जो उस तरह से हमें नहीं पता। जैसे मान लीजिए ये पत्र पत्रिकाओं का जिक्र कर रहे थे, अब हमें नहीं मालूम उसमें क्या छपा था उस जमाने में, वो अगर ये सामने ले आएंगे तो नई चीज होगी। और जब इस तरह की कोई नई चीज आती है तो उसकी चर्चा होती है और इस तरह का काम करने वाली प्रतिष्ठा भी होती है, सम्मान होता मिलता है उसको, वो चर्चित हो जाता है ना। तो कुछ या रिसर्चर की दृष्टि से अगर मैं सोचूं तो इस तरह के काम शायद ज्यादा अच्छे हैं जहां पर कुछ नए तथ्य या कुछ अल्पज्ञात तथ्य और सूचनाएं ले आते हैं जो उस तरीके से अच्छे शिक्षक को विद्वान को भी नहीं मालूम। तो एक तरीका ये। दूसरा जिसको आप इंटरप्रिटेशन कहते हैं या व्याख्या कहते हैं या सैद्धांतिक चर्चा कहते हैं, वो सब कुछ है आपके पास पहले से, लेकिन आपका वैचारिक चिंतन कुछ ऐसा है कि उसमें आपको लगता है कि उस समूचे सामग्री की कुछ नए तरीके से व्याख्या की जा सकती। तो व्याख्या के स्तर पर आप एक नया कुछ नवाचार करते हैं, कुछ नई चीज कर देते हैं और फिर उससे जो है उस रचना का अर्थ बदल जाता है। ये ज्यादा मुश्किल काम है मुझे लगता है, और इसके लिए ज्यादा परिपक्वता चाहिए। कम से कम 35-40 साल की उम्र हो जाए, या कोई बहुत प्रतिभाशाली हो तो उम्र के इस बंधन को तोड़ सकता है, लेकिन प्राय ये लगता है कि आप 40 साल की आपकी उम्र हो गई, तमाम चीजें आपने पढ़ ली और पढ़ करके आत्मसात कर ली, तब आप पूरी तरह से ज्ञात किसी भी विषय की हो सकता है कि कुछ नई अर्थ संभावनाएं आपको दिखें और उसकी आप एक नई व्याख्या कर सकें। लेकिन विद्यार्थियों की जो आयु होती है उसमें ये बहुत मुश्किल है कि वो इंटरप्रिटेशन के लेवल पर, व्याख्या के स्तर पर कुछ नया कर पाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप तथ्यों की दृष्टि से ऐसी क्षेत्र चुने
जहाँ कुछ नया निकालने की संभावना है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसका मतलब ये नहीं कि व्याख्या कम महत्वपूर्ण काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है, लेकिन शायद ज्यादा मुश्किल काम है। और एक उदाहरण मैं इसमें दे सकता हूँ महाभारत का। आप जानते हैं कि महाभारत तो आप सभी लोग कम से कम पढ़े भले ही ना, लेकिन महाभारत की कहानी से हम सभी लोग पढ़े। महाभारत का केंद्रीय रस क्या है अगर आपसे पूछे? अंगी रस किसे कहा गया अपने काव्यशास्त्र में? महाभारत का अंगी रस क्या है? शांत रस। शांत रस। जिसने बोला जिसने शांत बोला उसको शांत कर दिया जाए। कौन बोला? वीर और रौद्र। और कोई यश वीर और रौद्र। वीर और रौद्र। सर कॉकटेल कहा जाता है, मिला मैं शांत रस बोलने वाले जो थे वो कहाँ हैं? सर मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोला। आपने बोला था कहीं, आपने पढ़ा था कि किस पढ़ा था? सर जैसे अंततः जो चीज़ें हो गई थी, तो अंततः जो चीज़ें हो गई थी लास्ट में कि हम देखते कहानी में कि सब कुछ आखिरकार शांत हो गया था, उस आधार पर बोला था। तो इसलिए आपको लगा कि शांत। आपका अनुमान बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ एक कहानी है, एक हीरा राम जानता होगा। लंबे समय तक महाभारत को वीर रस का ही काव्य माना जाता था, लेकिन 10वीं शताब्दी अभिनवगुप्त को इसका श्रेय दिया जाता है कि अभिनवगुप्त ने महाभारत पर लिखा तो उन्होंने कहा कि महाभारत का अंगी रस शांत रस। शांत रस की प्रतिष्ठा भी कवि से अभिनवगुप्त को दिया जाता है, यद्यपि उसकी चर्चा उससे पहले भी की थी। अभिनवगुप्त ने ये कहा और इसकी व्याख्या की कि वास्तव में महाभारत का अंगी रस वीर रस नहीं है, शांत रस। और ध्वनि सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। ध्वनि सिद्धांत में इस चीज को बताया गया है कि जो महाभारत का अभिधेयार्थ है, अगर आप अभिधा तक सीमित हैं तो महाभारत का अंगी रस वीर रस है, लेकिन अगर आप उसके ध्वन्यर्थ को पकड़ लें तो महाभारत का अंगी रस शांत रस है। तो कैसे? और दिलचस्प ये है कि बंगाल के ही सुदीप्तो कविराज, उनकी एक किताब है इन्वेंशन ऑफ प्राइवेट लाइफ, उसमें एक पूरा उन्होंने चैप्टर लिखा है महाभारत और इस बात का वहां पर उन्होंने उल्लेख किया है कि कैसे कोई व्याख्या इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि किसी रचना के बोध को ही बदल दे। वो महाभारत जिसको लंबे समय तक वीर रस प्रधान रचना के रूप में पढ़ा जाता रहा, अभिनवगुप्त की व्याख्या के बाद उसका का पूरा अर्थ ही बदल गया। हम मानने लगे कि नहीं, तो एक कहा कि उन्होंने शीर्षक दिया है अनदर महाभारत, कि अभिनवगुप्त के बाद महाभारत का बोध ऐसा बदल गया जैसे वो एक नई महाभारत, तो पुरानी वाली महाभारत है नहीं। कभी मौका मिले तो आप पढ़िएगा, परमानेंट लाइफ से छपी है किताब से। तो व्याख्या भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन शायद उसके लिए ज्यादा परिपक्वता की आवश्यकता है। विद्यार्थी जीवन में कुछ लोग हो सकता है कर डालें, लेकिन उसके लिए बहुत परिश्रम और मेधा की आवश्यकता होती है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह के कामों पर ज्यादा ध्यान दें, जिसमें कुछ नया तथ्यात्मक या सूचनात्मक दृष्टि से हम ला सकते हैं, जिसके बारे में अन्यथा हिंदी जगत को बिल्कुल जानकारी नहीं है, ये बहुत कम जानकारी है, तो वो भी एक बड़ा सार्थक महत्वपूर्ण काम होगा। तो मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पर ये बात पूरी कर दी कि इस तरह से आप उसके बारे में सोच सकते हैं।
कि आप विषय का कैसे चुनाव करें। अगली चीज है, उससे मुझे लगता है कि आप सभी लोग वाकिफ होंगे कि आप किसी विषय का चुनाव करते हैं अपनी अभिरुचि या जिस भी किसी वजह से, तो फिर आप दूसरा काम करते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। पीएचडी में भी लिखते हैं ना, इस विषय पर जो भी अभी आपसे पहले जो काम हुआ है वो क्या है, और फिर उसमें आप ये भी लिखते हैं कि अब आप उसमें नया क्या करेंगे, क्योंकि आपको सिद्ध करना होता है कि भाई ये काम तो हो चुका, तो आप क्यों करना। तो कहीं कहीं आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये चीज इस तरह से नहीं है जो आप करने जा रहे हैं। तो दूसरा जो मुझे लगता है कि ज्यादा खास चीज है कि उस विषय पर अभी तक जो कुछ लिखा गया है उसको आप देखिए। पहले तो उसकी सूची तैयार करें, बिब्लियोग्राफी तैयार करते हैं ना पीएचडी में कि इस विषय पर अभी तक क्या लिखा गया है। फिर उसमें से आप अगर बहुत कुछ लिखा गया है तो उसमें से आप जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है उतने को आप छांटें और फिर उसको आप पीएचडी के दौरान आप लोग नोट्स वगैरह लेते हैं तो कैसे लेते हैं। एक जमाने में हम लोग समय में तो कार्ड्स होते थे, रिसर्च कार्ड्स छोटे छोटे पेज के लगभग आ रहे, अभी भी मिलते ही नहीं। तो एक तरीका हम लोगों को सिखाया गया था कि मान लीजिए आपको शांत रस पर लिखना है, तो जो कुछ आप पढ़ेंगे तो आप उस पर टाइटल डालते हैं उस कार्ड के ऊपर, शांत रस, और शांत रस से संबंधित जो कुछ भी आपने अध्ययन किया उसको वहां पर नोट करते हैं और संदर्भ के साथ नोट करते हैं। बहुत संदर्भ होता है, अगर आपने संदर्भ नोट न किया तो बाद में आपको तो याद ही नहीं आता कि कहाँ से है या किस पेज से है। इसमें बिल्कुल आप लोग सावधानी बरतिए कि संदर्भ वहीं पर नोट कर लीजिए। संदर्भ की जो सूची है कैसे देते हैं ये लोग, अगर रामचंद्र शुक्ल का नोट अगर कहीं आपके मैनेजर पांडे ने लिख दिया किसी किताब तो ये फुटनोट में वही देते मैनेजर पांडे की किताब से लगा, तो ये सारी चीजें बता दो। नहीं ये बताया इन चीजों से इन्हीं लोगों ने पूछा और उसके दोनों तरीके, एक ज्यादा स्मार्ट तरीका है, एक दूसरा मेहनत वाला तरीका। लेकिन भाई स्मार्ट वाला तरीका जनजी तो इसी में है ना, प्लेटफॉर्म में है और होस्टिंग में है, फिर बेंचिंग में यही देते हैं। तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, तो जो आप नोट्स लेते हैं उसमें आप कोई एक टाइटल डालिए कि इस विषय पर इस टॉपिक की नोट्स है और पूरा सारा संदर्भ उसमें लिखिए और फिर आप उसको 1 2 3 4 के क्रम में उसको ऑर्गेनाइज कीजिए, व्यवस्थित कीजिए कि जब आप लिखेंगे तो पहली बात कौन लिखेंगे, दूसरी बात कौन सी लिखेंगे, तीसरी बात कौन सी लिखेंगे। समझे, कहीं से तो आप शुरुआत करेंगे ना, तो उसका क्रम क्या होगा, उस क्रम के अनुसार उसमें आप नंबर डाल लीजिए। ठीक है, अगर क्रम के अनुसार आप नंबर डाल देते हैं और वो सारा आपका जो लिखा हुआ है उसको आप एक साथ एक जगह कर लीजिए। अच्छा हाँ, नोट्स लेने में कभी भी बैक पर नहीं लिखना चाहिए, केवल एक तरफ लिखिए आप और पीछे वाले को छोड़ दीजिए खाली। वो क्यों ऐड करेंगे या उसको अगर ऑर्गेनाइज करने में आगे पीछे करना होगा तो समस्या नहीं, तो पीछे वाला कहीं आएगा आगे वाला कहीं आएगा। तो ये मत सोचिए कि ये कागज की बर्बादी है, वो बहुत सही तरीका है अपने नोट्स को एक व्यवस्था में लाने की। अब आप सारे नोट्स आपके आगे, मान लीजिए शांत रस की बात है, फिर आप एक बार दोबारा आप पढ़ेंगे तो आपके अपने आप समझ में आएगा कि ये किस क्रम में आपको लिखना है। तो वही मैं कह रहा था कि उसको 1 2 3 4 5 आप कर दीजिए और फिर आप लिखना शुरू कीजिए। पहली बात आपने लिख दी तो वहां नोट्स में आप पहली क्रॉस कर दीजिए, ये बात तो पूरी हो गई। इस तरह से जितनी बातें हैं, मान लीजिए 10 है तो 10 की 10 बातें आप लिख डालेंगे और कोई छूटेगी नहीं। ऑर्डर कई बार चेंज हो जाएगा क्योंकि लिखने के दौरान आपको लगेगा कि नहीं ये बात पहले आनी चाहिए, ये बात उसके बाद आनी चाहिए, लेकिन उससे फायदा ये होगा कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका पूरे का पूरा इस्तेमाल आप कर लेंगे।
अगर सिर्फ आप मेमोरी पर भरोसा करेंगे तो लिखने के दौरान अभी आप पढ़ते जाएंगे, जब आप 5वें साल में थीसिस लिखना शुरू करेंगे तो फ्यूज गायब, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ इसमें कैसे लिखना है। लेकिन जब आप पढ़ रहे होंगे उस समय आपके समझ में आएगा। इसलिए याददाश्त पर उतना भरोसा मत कीजिए, उसको लिखते जाइए, उससे फिर लिखने का काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। उतना याददाश्त पर मजबूरी जो आपकी है वो कम हो जाएगी और उसमें कोई बात छूटेगी। ये आप लगे 2 साल पहले पढ़ा था तो सब भूल ही गया, फिर से पढ़े थीसिस के समय लिखने के बाद जो काम हुआ। तो इसलिए ये बिल्कुल मत कीजिए आप। और व्यक्तिगत रूप से मुझे तो ये लगता है कि पूरी थीसिस भी अंत में लिखने का जो चलन है, ज़्यादातर लोग यही करते हैं ना, कि पहले पढ़ते रहते हैं, फिर अंत में जब 1 साल हो गया, रह गया 6 महीना रह गया तो लिखते हैं, यही करते हैं ना। अब थोड़ा बदल गया है, सेमेस्टर वाइज या हम कुछ चैप्टर उनको दिखाना पड़ता है, हाँ मजबूरी है, बता क्या लगा। तो ये ज़्यादा सही तरीका है कि भाई आपने पढ़ा ताज़ा ताज़ा उस पर आपने लिख दिया, नहीं तो आप भूल जाएंगे, फिर आप याद करने की कोशिश करेंगे, नहीं आता है। तो इसलिए एक चैप्टर लिख लिया, फिर आप दूसरे चैप्टर पर जाए। अच्छा हाँ, इसमें ये भी आप कर सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि आप पहले चैप्टर से शुरुआत करें। हो सकता है आपको लगे कि हम दूसरे या तीसरे चैप्टर से शुरुआत करेंगे तो ज्यादा बेहतर, तो तीसरे से करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं पहले से करना ठीक है तो पहले से कीजिए, क्योंकि बाद में तो सारे चैप्टर इकट्ठे हो ही जाएंगे। तो यहाँ भी कोई बहुत यांत्रिक तरीके से ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि पहला चैप्टर ही पहले लिखा, कोई जरूरत नहीं। आपको अगर आपको ये लगता है कि दूसरा चैप्टर आप पहले लिख सकते हैं, दूसरी लिखिए और फिर वो पूरा हो जाएगा। तो ये तो रही आपकी उसकी तैयारी की बात। भाई अगर आप इतना करते हैं तो फिर आप जो आप मेहनत करते हैं उसका आप अधिकतम आपको लाभ मिलेगा। फिर आगे की जो बात है वो फिर आप अपने मित्रों के बीच भी अगर आप थोड़ा समय से काम करें तब आप जो कुछ लिखते हैं या लिख रहे होते हैं उसके बारे में अपने मित्रों के बीच भी बात कर सकते हैं। भाई मैं ऐसे लिख रहा हूँ या मैं ऐसे सोच रहा हूँ, तुम्हारा क्या क्या है। तो आपके साथ के लोग भी उसमें आपकी मदद करते हैं। कई बार पारस्परिक विचार विमर्श से बहुत सी चीज़ों को समझने में मदद मिलती है और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत हम लोग भी मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि भाई ये कुछ इनमें भी कुछ है तो आप अपने शिक्षकों को भी दिखा सकते हैं, है ना। भाई या आपके जो सुपरवाइजर हैं उनसे बात कर सकते हैं कि देखिए मैंने ये लिखा है और इस आप बताइए कि मैं ठीक लिख रही हूँ, ये लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ। तो वहाँ से भी मदद मिलती है। इस शिक्षक का काम ही है ना कि आपकी मदद करना। तो वो इनपुट भी आपको अपने लेख को लिखने में बहुत मदद करता है और इस तरह से फिर आपका लेख पूरा होता है और लेख की आपकी थीसिस पूरी होती है। जब पूरी होती है फिर वो प्रकाशित होती है और प्रकाशित होती है और अगर अच्छी होती है तो आपको डिग्री तो मिलती है, साथ ही साथ आपका नाम भी होता है। लोग जान जाते हैं कि भाई ये फला है जो इतना अच्छा काम कर रहा है और चारों तरफ आपकी कीर्ति की पताका फहराने लगती है। ये आप कि आप चाहते हैं कि आपका यश बढ़े कि न बढ़े, क्योंकि इंग्लिश की किताबों से जब हम रेफरेंस लेते हैं तो उसको कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे जैसे हिंदी में करते हैं। सर लाइक कोटेशंस हम इंग्लिश से डायरेक्ट हाँ। लेके दे रहे हैं, ठीक, उसमें आपको उसका हिंदी अनुवाद देना चाहिए। अभी नहीं देना चाहिए कि अनुवाद में ये अनुवाद नोट में वो फुटनोट में डाल सकते हैं, फुटनोट में पूरा एज इट इज डाल सकते हैं और अनुवाद में के लिए आप उल्लेख कर सकते हैं कि इस लेख में अंग्रेजी के जिन उदाहरण दिए गए उसका अनुवाद मैंने स्वयं किया। सवाल है हाँ कि मान लीजिए कोई आप यहाँ पे कुछ बोल ले, हाँ। जैसा राजनेता बोलते हैं तो न्यूज़पेपर में संदर्भ छोटा में कि ऐसे राहुल गांधी ने ये बोला, ठीक है। और मान लीजिए आप कुछ बोले वो भी मुकर जाते हैं कि नहीं रिपोर्टर गड़बड़ करता है। मेरे पास आप कुछ बोले, मेरे पास रिकॉर्डेड नहीं है तो आप आगे अरे रिकॉर्डिंग में कहते हैं कि इसने कुछ ऐसे कर लिया ये आई है। हाँ? कैसे
हाँ? उसका केस हम भी कर रहे हैं। हाँ, नहीं हमको तो कुछ नहीं करेंगे, बल्कि हम तो आप ही को देखेंगे भाई आपने ये दिखाया कि भाई मैं ठीक हूँ, लेकिन उस तरह की अगर कोई राजनेता है तो सामान्य बात है, लोग करते ही। लेकिन अगर हमने या शिक्षकों से किसी ने बोला है तो वो आप ही को वैसे तरीका ये है कि आप कुछ करिए। हाँ जो डालने से इतना एक्सपीरियंस है ये टेक्निकल काम आपको वही निष्पक्ष अगर मैं लिटरेचर लिख रही हूँ तो मैं वहाँ पे एज ए वुमेन खुद को प्रेजेंट कर सकती हूँ, पर जब एज ए स्कॉलर मैं लिख रही हूँ तो वहाँ मुझे निष्पक्ष होना है। तो मैं शायरी से कैसे बचे, क्योंकि अगर मैं कोई भी इंटरप्रिटेशन दे रही हूँ तो मैं ये सोच के दे रही हूँ कि ये जनरलाइज होगा, इट इज नॉट पर्सनल बट इट इज फॉर द सेक ऑफ रिसर्च। तो लिखते दौरान उस प्रक्रिया में मैं शायरी से कैसे बचे, क्योंकि हम लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो हम बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जगह थीसिस में भी मैंने देखा है कि क्रिएटिव हो जाते हैं, तो वो थोड़ा साइंटिफिक कम लगता है। ये टेम्परामेंट कैसे लाएं? नहीं, थोड़ा सा फिर से आप एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि सर जब हम कोई लेख लिखते हैं या कोई क्रिएटिव राइटिंग करते हैं तो उसमें हम अपना ओपिनियन देते हैं और कहीं ना कहीं उसमें वो मैं शायरी अगर ये भ्रम है कि लेख में आप अपनी ओपिनियन नहीं देते। क्रिएटिव राइटिंग में भी आप अपनी ओपिनियन देते हैं और लेख में भी अपनी ओपिनियन देते हैं। अंततः आप अपना पक्ष तो रखते हैं ना, चाहे तर्क के द्वारा रखें चाहे भावना के द्वारा रखें, लेकिन ये सोचना है कि ये लेख में कोई न्यूट्रल पोजीशन होती है तो ऐसा नहीं होता है। पोजीशन तो होगी, लेकिन आप अपने पोजीशन के पक्ष में तर्क रखते हैं कि इस तरह से मेरी पोजीशन सही है, और जिसका आप खंडन करते हैं आप ये बताते हैं कि उसकी पोजीशन इस तरीके से गलत है। तो इसलिए ये एक फैलेसी है कि लेख में या वैचारिक लेखन में कोई पक्ष नहीं होता है, कोई पोजीशन नहीं होती, होगी। कोई ऐसी चीज नहीं है जीवन में या कहीं भी लेखन में जहां पर कोई ना कोई पक्ष न हो। कहा जाता है ना कि आप खाली आंख से कुछ भी नहीं देख सकते, ब्लैंक आइज कुछ नहीं देख सकते, वही आंखें कुछ देख सकती हैं जिनमें पहले से देखने की कुछ तमीज हो। कुछ आप उसी चीज को जान सकते हैं जिसके बारे में पहले से आप कुछ जानते हैं। अब फिजिक्स की किताब मेरे सामने रख दी जाए तो मुझे क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फिजिक्स मैंने पढ़ी नहीं है। तो आपका जो ज्ञान होगा वो कहीं ना कहीं आपकी आंखों से सेंसर्ड होगा ही। अभी तो वो जान बर्चर वाली जो किताब है राजकमल से, उसका हिंदी में अनुवाद छपा है, वेज ऑफ सीइंग का, देखने के तरीके नाम से हिंदी में भी हिंदी में आ गई, तो पढ़नी चाहिए आप लोग, बहुत अच्छी किताब। हाँ, शायद राजकमल से छपी, वो अद्भुत किताब है, अंग्रेजी में बहुत चर्चित थी लेकिन अब हिंदी में उपलब्ध हो गई है कि आप क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं। देखने से पहले ही आपका दिमाग, आपकी नजर एक सेंसर उसके साथ लगा होता है कि भाई इसको ऐसे देखना है। अब जैसे आप अंगूठा लगे तो थोड़ा सा भड़का हुआ एक मिनट लगता कि जैसे आजकल अगर आप किसी गैर हिंदू को देखेंगे तो ये मान के देखेंगे ये तो गलत है। आपको चाहे कितना साधु महात्मा हो, लेकिन आपके दिमाग में यह है कि अगर हिंदू नहीं तो गड़बड़ी हो। देखने से पहले आपके दिमाग देंगे, उसी नजर से आप देखिए। जैसे पुरुषों के लिए कि हम लोग सोचते हैं कि भाई औरत है तो हमसे तो नीचे रहेंगे, चाहे जितना पढ़ लीज जाए, लेकिन हम तो मर्द है ना, हमारे सामने क्या लिखेगी। तो इस तरह की चीजें आपके दिमाग में पहले से होती हैं, और बहुत ये नहीं कि उसके बारे में आप बहुत सचेत होते हैं, हाँ, कंडीशनिंग आपकी है, उसके बारे में बिल्कुल आप कॉन्शियस नहीं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वैसा होता है। इसलिए इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो जिसको कहा जाता है आज थ्योरी में सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, कि आप ऐसा क्यों देखते हैं, ये ऐसा क्यों सोचते हैं, इस पर अगर आप सोचें कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों देखते हैं,
तो वो सारे सारे सेंसर्स और वो सारी जो कंडीशनिंग है, पावलो वाला सिद्धांत आप लोगों सबको मालूम है, वो आपके समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों देखता हूँ, ऐसा क्यों। और फिर आपकी समझ में आएगा कि इतने ज्यादा अलग अलग विचार क्यों एक ही चीज के बारे में, लगभग परस्पर विरोधी विचार क्यों। क्योंकि और हर आदमी को ये लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ यही सही है, अंतिम सत्य है, और इसके लिए जान की बाजी लगाई जा सकती है। अगर ये विश्वास नहीं होगा किसी के ऊपर, कोई दुनिया में एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं गलत सोचता हूँ। अगर आप रावण से पूछते तो कहते तुम वैसे ही हो, अगर ऐसा मौका होता तो पूछे जा सकते। गलत कहने वाला एक आदमी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि हर आदमी अपने सेंसर्स और कंडीशन रेफरेंसेस के हिसाब से जो सोचता है उसको लगता है कि यही सही है, ये अंतिम सत्य है, और इससे अलग जो सोचता है वो गलत है। और गलत ही नहीं है, कई बार तो बंद भी है ना, उसका बंद ही नहीं सकता है क्योंकि वो उससे अलग भी सोचता है। इसलिए और खासतौर से नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है इस पर सोचना कि इस सोचने के तरीके पर उसकी उस जिसको मैंने कहा कि सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, आप अपने सोचने के ढंग पर सोचिए कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। तो तमाम तरह की जो उद्देश्य और कला है शायद समाप्त हो सकती, और हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि अलग अलग सोचना कोई बुराई नहीं है, है ना? ज्ञान का विकास ही अलग अलग ढंग से सोचने से होता है। ज्ञान के क्षेत्र में कोई फतवा नहीं दिया जा सकता, यही सच है। उससे ज्ञान का तो विकास नहीं होगा, ज्ञान का ही विकास होगा। और दुनिया के पूरे इतिहास को आप देख लीजिए, कहीं भी ये नहीं है हुआ है जहाँ भी ज्ञान का विकास हुआ है, जहाँ भी कोई राष्ट्र या सभ्यता आगे बढ़ी है, कि वहाँ सोचने की भिन्नता को बंद करके आपने ज्ञान का विकास किया। तो ज्ञान के विकास की तो पहली शर्त यही है कि आप विचार की भिन्नता को स्वीकार करें, उनके बीच में आप संवाद की संभावना को स्वीकार करें, और संवाद के साथ अहिंसा की आवश्यकता को आप स्वीकार करें कि अहिंसक तरीके से भी संवाद हो सकता है। और भारतीय सभ्यता से ज्यादा बेहतर और कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। हमारी भारतीय सभ्यता इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमारी सभ्यता में अहिंसक संवाद की एक लंबी समृद्ध परंपरा है। तमाम तरह के धर्म और संप्रदायों के बीच दुनिया के लगभग सारे धर्म आपके यहाँ हैं, पारसी तक है जो दुनिया में कहीं भी, यहूदी भी आपके यहाँ है। तो अगर आपके यहाँ इस प्रकार के अहिंसक संवाद की संभावना न होती आपकी सभ्यता में, तो आपकी सभ्यता इतनी विविधतापूर्ण नहीं होती, है ना। तो ये आपकी सभ्यता की सीख है कि हम ज्ञान के साथ अहिंसक संवाद की संभावना को, आवश्यकता को स्वीकार करें। इसी से डिसीज आपका आगे बढ़ेगा, भारत आगे इसी से बढ़ेगा। विश्व गुरु हम ऐसे ही नहीं बने थे ना, हमने इस जरूरत को स्वीकार किया था कि अहिंसक संवाद होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। और जिस भी संवाद समाज में आज भी आप देख लीजिए, अहिंसक संवाद को रोका गया है वो बर्बाद हुआ है। सबसे ताजा उदाहरण तो आप ईरान देख लीजिए, क्या हो रहा है। कोई कल्पना कर सकता था कैसे हो सकता, बोला है ना। तो इस भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि हम जो सोचेंगे वही होगा, किसी को भी, मैं हूं या कोई भी। आप सोचते रहिए, दुनिया बड़ी तेजी से करवट लेती है और आपको पता नहीं चलता कि ये कैसे से कैसे ये हो गया। और कुछ काव्यशास्त्र